If A, B, C, D are four vectors in three-dimensional space with the same initial point and such that 3A minus 2B plus C minus 2D is equal to 0, show that A, B, C, D are coplanar. Find the point P at which AC and BD meets. AC और BD मीट कर रहे हैं P पॉइंट पे. A का पोजीशन वेक्टर उसने क्वेश्चन में कहा सेम इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट का ओरिजिन मान लेते हैं ताकि ये सारे पोजीशन वेक्टर बन जाएं. A ये C वेक्टर हो गया, B इसका पोजीशन वेक्टर B और ये D इसका पोजीशन वेक्टर D वेक्टर, ये सब मिल रहे हैं एट ए पॉइंट P के ऊपर. हमें पॉइंट P फाइंड आउट करना है और हमें रेशियो निकालनी है जिसमें AC और BD डिवाइड करेंगे. रेशियो वाले क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि अगर हमें P AC को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसे क्या मान के चलूँगा, K रेशियो 1 मान लेता हूँ. P इसको डिवाइड कर रहा है, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, M रेशियो 1 मान लेता हूँ. मान लिया. तो अगर हम यहाँ से P निकालते हैं, अगर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के यहाँ से P निकालते हैं तो हमारे पास P कितना आएगा, KC वेक्टर प्लस A वेक्टर बाय में K प्लस 1 आएगा. अगर हम यहाँ से P निकालते हैं इन दोनों से तो कितना आएगा, MD वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय में M प्लस 1 आएगा. और ये दोनों क्या हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों से P वेक्टर मिल रहा है हमें. अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, K इंटू में M प्लस 1 C वेक्टर प्लस M प्लस 1 इंटू में A वेक्टर, दिस इज इक्वल टू K प्लस 1 MD वेक्टर प्लस में K प्लस 1 B वेक्टर. एक तरफ ले आओ सारे को. अगर इसको एक तरफ ले आते हैं तो फाइनली हमें मिलेगा K M प्लस 1 C वेक्टर प्लस में M प्लस 1 A वेक्टर माइनस के अंदर K प्लस 1 इंटू में MD वेक्टर माइनस में K प्लस 1 B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0. ये हमें एक रिलेशन मिल गया ABCD के अंदर और एक रिलेशन मुझे गिवन था. मतलब ये दोनों रिलेशन हमारे पास सेम होने चाहिए. अगर दो इक्वेशंस हमारे पास सेम हैं मतलब उसमें कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम होगी. ध्यान रखना, रेशियो सेम होगी, डायरेक्ट कोफिशिएंट हमें इक्वेट नहीं कर सकता. अगर हम लोग यहाँ A की बात कर रहे हैं, यहाँ A वेक्टर के साथ कितना है, M प्लस 1, यहाँ A के साथ कितना है हमारे पास 3, यहाँ B के साथ कितना है माइनस K प्लस 1, यहाँ माइनस 2, माइनस हटा देता हूँ तो K प्लस 1/2. यहाँ C के साथ K इंटू में M प्लस 1, C के साथ यहाँ है 1 और D के साथ यहाँ हमारे पास माइनस हटा देते हैं K प्लस 1 इंटू में M और यहाँ आ जाएगा 2. ठीक है. अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास M प्लस 1 से M प्लस 1 कटेगा तो फाइनली K हमारे पास कितना आएगा 1/3, यानी कि रेशियो मेरे पास 1:3 आएगी. और अगर हम इन दोनों को हटा देते हैं तो K प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. M की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2/2 यानी कि 1:1. ठीक है. तो अगर हम बात करें कि ये AC को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:3 के अंदर डिवाइड करेगा P पॉइंट. और ये BD को, P पॉइंट BD को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में डिवाइड करेगा आपके पास. अब K की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आपको P पॉइंट मिल जाएगा. अब M की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे आपको D पॉइंट मिल जाएगा. इन टर्म्स ऑफ A और C भी आंसर आ सकता है, इन टर्म्स ऑफ B और D भी आंसर हो सकता है. एक ये तरीका जो नॉर्मल बच्चे के दिमाग में स्ट्राइक करेगा. हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते थे, सेम क्वेश्चन, ये 3A वेक्टर प्लस C वेक्टर हम इसको ट्वाइस ऑफ B प्लस D वेक्टर कर सकते हैं. पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस मेथड को. ये जनरली आपके सबसे पहले दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा. अगर हम इस तरीके से चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ अगर दिमाग लगाते हैं तो हम यहाँ दोनों तरफ 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला बन रहा है. ये डायरेक्ट इस बात को शो कर रहा है कि ये एक नया पॉइंट मिल रहा है मुझे P जो AC को डिवाइड कर रहा है 1:3 में. क्योंकि अगर हम यहाँ A वेक्टर लें, यहाँ C वेक्टर लें और ये 1:3 लें तो P पॉइंट हमें डायरेक्ट यही मिलेगा C प्लस 3A बाय में 4.
ठीक है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट वो जो हमारे पास k की वैल्यू निकली थी वो डायरेक्ट मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, और ये मेरे पास b प्लस d/2 मिलेगा, यानी कि जो p पॉइंट है वो b और d का मिड पॉइंट होगा, यानी कि इनको रेशो 1:1 में डिवाइड करेगा, वो यहाँ से निकलेगा। आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है, पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रिकी है ये वाला कंसेप्ट। ये जनरल वे में आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करेगा, कोई भी कर सकते हैं, हमने दोनों डिस्कस कर लिए। Show that the vectors 2a vector minus b vector plus 3c vector a vector plus b vector minus 2c vector a plus b minus 3c are non-coplanar vectors। a b c नॉन कोप्लेनर है। कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर आपको सिंपल डिटर्मिनेंट की हेल्प से डिस्कस करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो कोप्लेनर है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो नॉन कोप्लेनर है। बिल्कुल सिंपल सी बात लेके चलनी है आपको। हम इसका वेक्टर बनाएंगे 2 -1 3, इसे कोफिशिएंट लिखेंगे 1 1 -2 1 1 -3। डिटर्मिनेंट अगर इसका नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो ये कोप्लेनर है। तो नॉन कोप्लेनर कहा तो मतलब नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। चेक करते हैं, 2 इंटू में -3 + 2 -1 + 1 इंटू में -3 + 2 -1 एंड +3 इंटू में 0। दिस इज -2 -1 कुल मिला के नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये वेक्टर आपके पास नॉन कोप्लेनर हैं, ध्यान रखना। एग्जामिन द वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। इनको हमें लीनियरली प्रूव करना है कि डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होंगे तो कोप्लेनर होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे तो नॉन कोप्लेनर होंगे। अब कोप्लेनर या नॉन कोप्लेनर कैसे चेक करते हैं? डिटर्मिनेंट की हेल्प से। हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 1 1, कोफिशिएंट सीधे 2 3 -1 -1 -2 2। हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 1 इंटू में कितना आएगा 6 -2 -1 इंटू में 4 -1 +1 इंटू में -4 + 3। दिस इज़ 4 -3, और यहाँ हमारे पास बनेगा -1। ये हमारे पास क्या आ गया 0। डिटर्मिनेंट एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 6 -2 -1 4 -1 +1 इंटू में -4 + 3। दिस इज़ 4 -3 -1 0। 0 आने का मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, डिपेंडेंट वेक्टर हुआ। लीनियरली डिपेंडेंट कह दो या ये कोप्लेनर कह दे, एक ही बात है, ध्यान रखना। If A and B are non-collinear vectors and A vector is equal to P + 4Q A vector, 2P + Q + 1 B vector and B vector आपको ये गिवन है, हमें ये भी गिवन है 3A is equal to में 2B। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है P और Q की। बिल्कुल सिंपल कंपैरिजन कर देते हैं। हम A वाले कोफिशिएंट को A से कंपेयर करेंगे, B वाले को B से कंपेयर करेंगे। सबसे पहले उसने मुझे कहा 3A, अगर हम 3A लेके चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 इंटू में P + 4Q A वेक्टर प्लस में 3 इंटू में 2P + Q + 1 B वेक्टर। दिस इज इक्वल टू 2B। 2B मतलब इसको ट्वाइस करेंगे, ये -2P + Q + 2A वेक्टर प्लस में ट्वाइस ऑफ 2P - 3Q - 1 B वेक्टर। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें A वेक्टर को A वेक्टर से कंपेयर करना है, तो यहाँ हमारे पास कितना आएगा 3P + 3P + 12Q। दिस इज इक्वल टू -4P + 2Q + 4। तो ये हमारे पास बनेगा 7P + 10Q इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई P और Q के अंदर। सेकेंड इक्वेशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कितना आएगा, B को B से कंपेयर करेंगे इजीली, 6P + 3Q + 3। अगर हम वहाँ B को B से कंपेयर करेंगे कितना आएगा 4P माइनस में 6Q माइनस में 2। दिस इज इक्वल टू 2P +
9q इज इक्वल टू -5, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम बहुत इजीली p एंड q फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन प्रूव दैट द पॉइंट्स की बात कर रहा है, ठीक है। पॉइंट मतलब ये पॉइंट्स के आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ये गिवन है, एक ये और एक ये चारों पॉइंट्स आपके पास कोप्लेनर होंगे इफ अगर ये इक्वल टू 0 है तो। अच्छा, एक बात को ध्यान से समझना, अगर हमें 3 वेक्टर्स गिवन हो, अगर हमें 3 वेक्टर्स गिवन हो और हमें उन तीनों को कोप्लेनर प्रूव करना है, ठीक है, तो कोप्लेनर प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कोप्लेनर है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कोप्लेनर नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात हम जानते हैं। दूसरी बात, अच्छा उसने देखो एक बार इसका यूज़ किया है, ये हमारे पास 4×4 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। 4×4 का डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप लोग जानते होंगे इसको, ये हमारे पास एक 4×4 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसको नॉर्मल डिटर्मिनेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 1, ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे। अब ये इसके अंदर पूरा 3×3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। फिर सेकंड वाले का साइन चेंज, -1, इसे कॉलम इस रो को छोड़ेंगे, क्या मिलेगा, ये 2 1 4 4 1 1 5 2 1, फिर +1, इस रो कॉलम को छोड़ देंगे, 2 3 4 4 2 1 5 1 1 और +1, फिर इसको छोड़ देंगे। ये अब ये 3×3 के हमारे डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तब ये पूरा 4×4 का डिटर्मिनेंट हमारा सॉल्व होगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जरा। क्वेश्चन में एक्चुअली में हमें उसने कोप्लेनर वर्ड की बात की, और हमें जो बात पता थी, हमें ये पता थी कि अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर हैं तो उस केस में STP 0 होता है। डिटर्मिनेंट की बात करें, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट हमारा ये 0 निकलता है। पर यहाँ हमें क्या दे रखे हैं, हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं। मान लो आपके पास A B C D, ठीक है। अब पहले हम 4 पॉइंट की हेल्प से 3 वेक्टर बनाएंगे, ऐसे 3 वेक्टर बनाएंगे, AB AC AD, ठीक है। पहले हम AB वेक्टर बनाएंगे, फिर AC वेक्टर बनाएंगे, फिर AD वेक्टर बनेंगे। अब 4 पॉइंट से 3 वेक्टर बने। अब हम इसकी निकालेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो हमारे पास 0 होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये वाला पॉइंट वेक्टर हम A मान लेते हैं पूरा, ये B, ये C, ये D। अगर मैं AB वेक्टर निकालना चाहता हूं, अगर मैं AB वेक्टर निकालना चाहता हूं, इसको मैंने A माना, ध्यान रखना, इसको मैंने B माना, तो AB वेक्टर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे B में से A को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं B में से A को माइनस करूंगा तो यहां मेरे पास क्या मिलेगा, L2 माइनस L1 A वेक्टर बनेगा, M2 माइनस M1 B वेक्टर बनेगा, और N2 माइनस N1 C वेक्टर बनेगा। ये मेरे पास AB बना। सिमिलरली अगर मैं AC निकालना चाहता हूं तो C में से मुझे A को माइनस करना पड़ेगा, L3 माइनस L1 A वेक्टर होगा, M3 माइनस में M1 B वेक्टर होगा, और N3 माइनस में N1 C वेक्टर होगा। और अगर मैं AD निकालना चाहता हूं तो मुझे D में से A को माइनस करना पड़ेगा, L4 माइनस में L1 A वेक्टर होगा, M4 माइनस में M1 B वेक्टर होगा, और N4 माइनस में N1 C वेक्टर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 वेक्टर आ गए। अब क्योंकि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर थे तो मैंने 4 पॉइंट से जो 3 वेक्टर बनाए वो भी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर होंगे तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होना चाहिए। अगर ये वेक्टर कोप्लेनर हैं
तो इनका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो 0 होना चाहिए। इनका डिटर्मिनेंट ये सी वेक्टर है जी, इनका डिटर्मिनेंट कितना आएगा मेरे पास, डेट कोफिशिएंट ले लेते हैं। यहाँ मिलेगा L2 माइनस L1, यहाँ M2 माइनस M1, यहाँ N2 माइनस M1, L3 माइनस ये हमारे पास L4 माइनस में आ गया, ये हमारे पास 0, ये हमें गिवन है, ये हमें 0 गिवन है। अब हमें प्रूव करना था ये। अच्छा, अब ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, क्योंकि देखो ये चारों वेक्टर कोप्लेनर थे, उस क्वेश्चन में गिवन था 4 कोप्लेनर, मतलब 3 वेक्टर जो हमने इनसे बनाए वो भी कोप्लेनर है, वो कोप्लेनर है, मीन्स ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। ये बात हमें अब गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें क्या करना है, हमें तो इसको 0 प्रूव करना था, हमें इस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं अब हम लोग। L1, L2, L3, L4, M1, M2, M3, M4, N1, N2, N3, N4, 1 1 1 ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट क्या करते हैं, C2 में से C1 माइनस करते हैं, C3 में से C1 माइनस करते हैं, C4 में से भी C1 को माइनस करते हैं। क्या मिलेगा भैया, L1, M1, N1 1, यहाँ पे L2 माइनस L1, यहाँ पे M2 माइनस M1, N2 माइनस N1 0, L3 माइनस L1, M3 माइनस M1, N3 माइनस N1, ऐसे यहाँ आएगा L4 माइनस में L1, ऐसे चलेगा। 1 की हेल्प से अब हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपैंड कर देंगे। जब एक्सपैंड करेंगे तो फाइनली हमारे पास डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये L2 माइनस L1, इसे रब कर दें, ठीक है। जब इसको एक्सपैंड करेंगे, 1 की हेल्प से जब एक्सपैंड करेंगे, डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बचेगा, L2 माइनस M1, L3 माइनस L1 और L4 माइनस में L1, यहाँ बचेगा M2 माइनस में M1, और ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। ये बात हमें गिवन थी। जब ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये पूरा भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। If A, B, C are 3 non-zero coplanar vectors, find the linear relation between the following vectors। इन 4 वेक्टर्स के बीच में आपको लीनियर रिलेशन निकालना है। ये बात आप जानते हैं कि अगर हमारे पास A, B, C, D ये वेक्टर आपके पास कोप्लेनर हैं तो इनके बीच में एक लीनियर रिलेशन होगा ही होगा। अगर लीनियर रिलेशन आप निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब जो D वेक्टर को आप ऐसे लिखेंगे, किसी भी एक वेक्टर को x, a, y, b, z, c, इसमें x, y, z नॉट ऑल ज़ीरो, ये तीनों ही तीनों ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मतलब एक लीनियर रिलेशन इसके अंदर बनना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब इसको डी वेक्टर को इस फॉर्मेट में लिख लें या ए को लिख लें, एक्स बी वाई सी जेड डी, वो मर्जी है आपकी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब डी वेक्टर हमारे पास क्या है, 7 ए वेक्टर माइनस में 11 बी वेक्टर प्लस 15 सी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम ऑफ ए वेक्टर, एक्स टाइम ऑफ ए माइनस 2b प्लस 3c प्लस में y टाइम्स ऑफ b वेक्टर, b वेक्टर इज 2a माइनस 3b प्लस 4c प्लस में z टाइम ऑफ c वेक्टर 3a माइनस 4b प्लस 5c। अब आप इसको कंपेयर करेंगे a वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 इज इक्वल टू में x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है। b वाले को कंपेयर करेंगे, माइनस 11 इज इक्वल टू में माइनस 2x माइनस में 3y माइनस 4z। अगर हम c कंपेयर करते हैं तो 15 इज इक्वल टू में 3x प्लस में 4y प्लस में 5z, ठीक है। अब 3 लीनियर इक्वेशन बन गई x और z के अंदर, बड़े आराम से अब यहाँ से x और y को सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3,
और z की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं x y z की वैल्यू आप यहाँ पे। If a, b, c are distinct non-negative numbers and the vector a I cap, a j cap, c k cap, I cap plus k cap, c I cap, c j cap plus b k cap lies in a plane, मतलब ये तीनों वेक्टर्स आपके पास कोप्लेनर हैं। हमें प्रूव करना है that the क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, इसके रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो प्रूव करना क्या है, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स इक्वल हैं तो d इज इक्वल टू 0 होगा। d यानी कि b स्क्वायर यानी कि 4c स्क्वायर माइनस में 4ab इज इक्वल टू 0 है, यानी कि c स्क्वायर माइनस ab 0 है। ये आपको प्रूव करना है। अब करेंगे क्या, क्योंकि ये तीनों वेक्टर आपस में क्या हैं, कोप्लेनर हैं तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, a c 1 0 1 c b ये इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करते हैं, a इंटू में दिस माइनस सी माइनस a इंटू में b माइनस c प्लस c इंटू में c, ये मिलेगा माइनस AC माइनस AB प्लस AC प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि c स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0। प्रूव हो गया। Four non-zero vectors will always be linearly dependent, linearly independent, either A or B। none of this standard result है कि अगर आपके पास 4 या मोर देन 4 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स होंगे तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो आंसर हमारे पास आएगा ए। If A, B, C be 3 unit vectors such that 3A plus 4B plus 5C is equal to 0, which of the following is true? A parallel to B, इसकी कंडीशन है A वेक्टर M टाइम्स ऑफ B वेक्टर होना चाहिए, वो यहाँ कहीं भी क्लियर नहीं हो रहा। A वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, इसका मतलब इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए, वो भी यहाँ क्लियर नहीं है कहीं पे भी। नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर कुछ नहीं कह सकते। तो ऑप्शन तो ये क्लियर है कि नन ऑफ दीज होना चाहिए। पर एक्चुअली में अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास ए बी सी के बीच में एक लीनियर रिलेशन बन रहा है। लीनियर रिलेशन बन रहा है तो इसका मतलब ए बी सी हमारे पास कोप्लेनर हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था। Let A, B, C be a triangle. The position vector of whose vertices are, ये आपको A का पोजीशन वेक्टर गिवन है, ये B का गिवन है, ये C का गिवन है। हमें ट्रायंगल ABC के बारे में बताना है। आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, AB वेक्टर निकाल लेते हैं। क्योंकि हमें साइड लेंथ के ऊपर जाना है ट्रायंगल के अंदर, तो पहले साइड के वेक्टर बनाएंगे साइड का, फिर उसकी मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेंथ होगी। AB वेक्टर इस B में से A को माइनस करेंगे। AB वेक्टर निकालने के लिए OB में से OA को माइनस करेंगे। B में से A को माइनस करेंगे, माइनस का 2i माइनस i, दिस इज माइनस 3i कैप 2j प्लस में 0j कैप एंड माइनस में 3k कैप। अगर मैं AB वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं 9 प्लस 0 प्लस 9 यानी कि रूट 18 मतलब 3√2, ये हमारे पास AB वेक्टर आ गया। AB का मैग्नीट्यूड मतलब AB वेक्टर की लेंथ आ गई है हमारे पास। अब BC की बात करते हैं, मतलब C में से हमें B को माइनस करना है। C में से B को माइनस करना है, कितना मिलेगा, ये 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 4k कैप। अगर मैं BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं 16 प्लस 4 प्लस 16 बनेगा, ये मतलब रूट 36 यानी कि 6 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग CA वेक्टर के बारे में बात करते हैं, मतलब OA में से OC को माइनस करते हैं। A में से अगर हम C को माइनस करेंगे, दिस इज़ माइनस i कैप माइनस में 2j कैप एंड प्लस में 7k कैप। अगर CA के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे 1 प्लस 4 प्लस 49
दिस इज √54। ठीक है, तो इसमें तीनों साइड्स में से कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, मतलब ट्रायंगल आइसोसेलेस नहीं हो सकता, इक्विलेटर नहीं हो सकता। रेक्टेंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल कब होगी, जब पाइथागोरस फॉलो होगी। पाइथागोरस इसमें CA का स्क्वायर 54 इज इक्वल टू में 36 + 18, मतलब CA मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू BC मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AB मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो ये पाइथागोरस फॉलो हो रही है, तो ये ट्रायंगल एक क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बननी चाहिए। तो आंसर इज C। If A plus B magnitude is less than A minus B magnitude, then the angle between A and B lies in the interval। हमें ये बताना है कि A और B के बीच में जो एंगल है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमें मेंशन है A plus B का मैग्नीट्यूड इज लेस देन A minus B का मैग्नीट्यूड आना चाहिए। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ A डॉट B इज लेस देन A मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ A डॉट B। ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 4 टाइम्स ऑफ A डॉट B इज लेस देन 0। A डॉट B इज A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड cos थीटा इज लेस देन 0। अब ये तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मतलब यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव होना चाहिए, cos थीटा लेस देन 0 होना चाहिए। अब cos थीटा नेगेटिव कहाँ होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ये ऑप्शन हमारी सही होनी चाहिए। इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC, G ABC ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। GA वेक्टर, GB वेक्टर, GC वेक्टर इज इक्वल टू, इन चार में से हमारे पास क्या ऑप्शन होगी। तो ट्रायंगल लेके चलते हैं, A B C। A का पोजीशन वेक्टर A वेक्टर मानते हैं, B का पोजीशन वेक्टर B, C का C। G क्योंकि सेंट्रॉइड है, आप लोग ये बात जानते हैं कि सेंट्रॉइड A प्लस B प्लस C बाई 3 इसके इक्वल होगा। अब हमें जो वैल्यू चाहिए GA वेक्टर प्लस GB वेक्टर प्लस GC वेक्टर, GA को मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में OA माइनस में OG लिख सकता हूँ, इसको OB माइनस में OG लिख सकता हूँ, इसको OC माइनस में OG वेक्टर लिख सकता हूँ। ये हमारे पास OA प्लस OB प्लस OC माइनस में 3OG वेक्टर बनेगा। OA is A vector, OB is B vector, OC is C vector, माइनस में 3OG, OG is position vector of G, this is A plus B plus C by 3, 3 से 3 कैंसिल, सभी आपस में कैंसिल होंगे, फाइनल आंसर इज 0 वेक्टर। If ABCD is a parallelogram and A1 and B1 are the midpoint of side BC and CD, हमें A1 प्लस AB1 इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ AC वेक्टर फाइंड आउट करना है। हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ABCD की बात करते हैं, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लोग मानते हैं A वेक्टर, दिस इज BCD। अब हमारे पास A1 पोजीशन वेक्टर है BC का, इसका पोजीशन वेक्टर हुआ हमारे पास A1, तो ये मिड पॉइंट है, A1 मिड पॉइंट है BC का, तो B प्लस C बाई 2 हुआ। B1 पोजीशन वेक्टर है CD का, मतलब ये C प्लस D बाई 2 हुआ। अब हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A1 वेक्टर प्लस में AB1 वेक्टर इज इक्वल टू में लैम्डा टाइम्स ऑफ AC वेक्टर है। A1 का मतलब क्या हुआ, हम इसको OA1 माइनस में OA वेक्टर लिखेंगे, ये OB1 माइनस में OA वेक्टर होगा, और ये लैम्डा टाइम्स ऑफ हमारे पास
ओ सी माइनस में ओ ए वेक्टर बनेगा, हमें लेमडा फाइंड आउट करना है। ओ ए वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए वन, मतलब बी प्लस सी बाई टू माइनस में ए वेक्टर। ओ बी वन सी प्लस डी बाई टू माइनस में ओ ए, यानी कि ए वेक्टर, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी माइनस में ए वेक्टर। क्या बनेगा ये? टू अगर यहाँ से एलसीएम ले लें, दिस इज बी प्लस सी बी प्लस टू सी प्लस डी बाई टू, ठीक है, माइनस में 4a वेक्टर बाई टू, दिस इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ c माइनस ए। अब हमें जो इसको कंपेयर अगर करना है तो हमें c माइनस ए में इसको लेके आना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास b और d फालतू हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पर हम ये बात जानते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इस AC और BD का मिड पॉइंट सेम होगा, तो a प्लस सी बाई टू, दिस इज इक्वल टू बी प्लस डी बाई टू, ये कैंसिल हो जाएगा तो b प्लस डी की वैल्यू हमारे पास a प्लस सी हो जाएगी। तो b प्लस सी की जगह हम a प्लस सी वेक्टर रखेंगे माइनस में 4a वेक्टर बाई टू, दिस इज लेमडा टाइम्स ऑफ c माइनस a। फाइनली ये हमारे पास आ गया 3c वेक्टर माइनस में 3a वेक्टर बाई टू लेमडा टाइम्स ऑफ c माइनस a। तो अगर कंपेयर करते हैं तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 3/2। A, B, C, D have position vectors A vector, B vector, C vector, D vector respectively, then A minus B is equal to में twice of D minus C। हमें इनमें से ऑप्शंस बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन A, B and C, D bisect each other, B, D and A, C bisect each other, A, B and C, D trisect each other, and A, B, D and A, C trisect each other। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, तरीका हल्का सा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमें गिवन था ए बी सी डी पोजिशंस वेक्टर हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2d वेक्टर माइनस में 2c वेक्टर। तो ये हमारे पास a प्लस 2c, दिस इज इक्वल टू b प्लस 2d वेक्टर बनेगा। ये हल्की सी ट्रिक है, हम यहाँ दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर रहे हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2c बाय में 1 प्लस 2 एंड b प्लस 2d बाय में 1 प्लस 2। इट मीन्स ये दोनों वेक्टर, यहाँ वेक्टर हमारे पास हुआ a, यहाँ वेक्टर हमारे पास हुआ c। ये जो आंसर बनेगा ये कोई भी वेक्टर मान लेते हैं p वेक्टर, जो इसको कट करेगा 2:1 में। अगर हम यहाँ से p वेक्टर फाइंड आउट करेंगे तो 2c वेक्टर प्लस a वेक्टर बाय में 2 प्लस 1। सिमिलरली यहाँ वेक्टर हमारे पास बनेगा b और यहाँ वेक्टर बनेगा हमारे पास d, तो ये इसको भी 2:1 में कट कर रहा है। जब ये p पॉइंट AC और BD दोनों को 2:1 में कट कर रहा है, 2:1 में कट करने का मतलब इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए? डी आंसर हमारे पास होना चाहिए कि BD और AC एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को 2:1 में कट कर रहे हैं। If A and B are two unit vectors and theta is the angle between them, then the unit vector along the angular bisector of A and B will be given by। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो एंगुलर बाइसेक्टर की अलोंग हो। अब एंगल बाइसेक्टर सब लोग जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? A बाई ए B बाई B का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास A और B दोनों यूनिट वेक्टर्स थे, इसका मतलब A का मैग्नीट्यूड भी 1 होना चाहिए, B का मैग्नीट्यूड भी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग अगर बात करें कि वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर, तो वो वेक्टर हमारे पास क्या होना चाहिए?
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है। पर अगर हम लोग बात करें, हमें यूनिट वेक्टर चाहिए था, तो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर अलोंग बाइसेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो हम इस वाली टर्म को एक बार अलग से डिस्कस कर लेते हैं। इसको मोड को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो रूट करना पड़ेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये a मोड का स्क्वायर प्लस b मोड का स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ a डॉट b, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज़ 1, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर थे, b इज़ 1, a डॉट b इज़ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये दोनों 1 हैं, तो ये हमारे पास 2 प्लस 2 कॉस थीटा बनेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का रूट आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है +1 क्लास में। 1 प्लस कॉस 2a दिस इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 का रूट करेंगे 2 कॉस थीटा बाई 2 बनेगा। तो ये फाइनली अगर हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर और यहाँ हमारे पास आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। Let us define the length of vector a I cap b j cap c k cap as a mod plus b mod plus c mod। वो कहता है कि अगर हम वेक्टर की लेंथ को इस फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, दिस डेफिनेशन कोइंसाइड विद द यूजुअल डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ वेक्टर दिस इफ़ एंड ओनली इफ़। उसने कहा कि अगर हमारे पास ये लेंथ ऑफ वेक्टर हमारे पास ये मान ली जाए, ठीक है, ये डिफाइन कर दी जाए, और ये डेफिनेशन जो ओरिजिनल लेंथ से इक्वल कब होगी, आपको ये 4 कंडीशन दे रखी हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि जो इस वेक्टर की ओरिजिनल लेंथ है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट होगी, और ये जो हमें लेंथ गिवन है वो ये गिवन है। उसने कहा कि ये दोनों इक्वल कब होंगे। अब हम लोग ये जनरल वे में बात जानते ही हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर का रूट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एक्स मोड आंसर आता है हमारे पास। तो इन तीनों में से ये आंसर कब होगा, जब इनमें से कोई भी 2 क्या होंगी, 0 होंगे। अगर b और c 0 है तो a स्क्वायर का मोड a स्क्वायर का रूट a मोड बनेगा, b और c 0 है, इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी 2 एनी 2 अगर 0 हैं तो बात बन सकती है, ध्यान रखना। तो आंसर आना चाहिए हमारे पास B। गिवन 3 वेक्टर्स, A वेक्टर 6i कैप माइनस में 3j कैप, B वेक्टर 2i कैप माइनस में 6j कैप, C वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 21j कैप, सच दैट अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू में A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, देन द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर अल्फा इनटू कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू A वेक्टर एंड B वेक्टर इज गिवन बाय। मतलब आपको 3 वेक्टर्स गिवन है A B C, आपको अल्फा वेक्टर गिवन है, आपको अल्फा को रिजॉल्व करना है A और B की टर्म्स में रिजॉल्व करना है। मतलब अल्फा को एक तरीके से समझिए कि अल्फा को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B। ओके, सबसे पहले अल्फा वेक्टर है क्या उसके बारे में बात करते हैं। अल्फा वेक्टर हमारे पास है जी A प्लस B प्लस C। तो अल्फा वेक्टर A प्लस B प्लस C अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 6i कैप, J कैप की बात करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 12j कैप, और C कैप और K कैप हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास अल्फा वेक्टर हुआ, ठीक है। अब हमें अल्फा वेक्टर को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ A एंड B, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा वेक्टर को A और B के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे x A वेक्टर प्लस में y B वेक्टर। अल्फा वेक्टर हमारे पास कितना था 6i प्लस 12j, यहाँ पे हमारे पास आएगा x A वेक्टर इज 6i माइनस में 3j प्लस में y, B वेक्टर इज 2i कैप माइनस में 6j कैप। अगर हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें तो यहाँ पे i वाला कोफिशिएंट में कंपेयर करते हैं तो 6 किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 6x प्लस 2y हो जाएगा।
अगर हम j कंपेयर करते हैं तो 12 किसके इक्वल आएगा, -3x माइनस में 6y हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास 24, ये -6x माइनस में 12y हो जाएगा। ऐड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास बनेगा 30, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का 10y, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -3, y की वैल्यू -3 अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें तो ये 6x माइनस में 6x इज इक्वल टू में 12, तो x हमारे पास हो गया 2। तो जो अल्फ़ा वेक्टर हमारे पास बनेगा आंसर में, दिस इज x था हमारे पास 2a वेक्टर माइनस में 3b वेक्टर, ये हमारा आंसर होना चाहिए। इफ अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर इज इक्वल टू में अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा वेक्टर, बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ, आप इसको a कर सकते हैं, a डेल्टा वेक्टर, ये बनेगा b अल्फा वेक्टर। अल्फा एंड डेल्टा आर नॉन कोलिनियर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर एंड डेल्टा वेक्टर इक्वल टू। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टार्टिंग में आपको ये गिवन है अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर इज इक्वल टू में a टाइम्स ऑफ डेल्टा वेक्टर। हम यहाँ एक काम करते हैं, हम यहाँ डेल्टा वेक्टर को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास a + 1 डेल्टा वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ अल्फ़ा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर प्लस डेल्टा वेक्टर, दिस इज़ पैरेलल टू डेल्टा वेक्टर हुआ। जो हमें सेकंड कंडीशन गिवन है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू में b टाइम्स ऑफ अल्फ़ा वेक्टर, हम यहाँ भी दोनों तरफ अल्फ़ा वेक्टर प्लस करते हैं तो ये b+1 अल्फ़ा वेक्टर हुआ। इसका मतलब b प्लस गामा प्लस डेल्टा इज पैरेलल टू अल्फ़ा वेक्टर हुआ। अब ये वेक्टर डेल्टा के भी पैरेलल है, ये वेक्टर गामा के भी पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये वेक्टर, इसका मतलब गामा और डेल्टा, गामा और डेल्टा आपस में क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। जबकि उसने कहा कि ये दोनों आपस में नॉन कोलिनियर हैं, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं हैं। तो ये केस सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास a+1 ये 0 होगा और ये 0 होगा। अगर ये दोनों 0 हो जाएंगे तो उस केस में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा ये 0 बनेगा। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब a-1 होगा और b भी आपके पास -1 होगा। ठीक है, तो आंसर आपके पास आना चाहिए 0 वेक्टर।